विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल आर प्राइमरली स्टोर्ड इन द स्प्लीन, मतलब निम्न में से कौन सा ब्लड सेल जो होता है वो मुख्य रूप से स्प्लीन जो होती है उसके अंदर क्या होता है, स्टोर होता है, संग्रह होता है। आपका ऑप्शन ए है न्यूट्रोफिल, बी होता है प्लेटलेट, सी होता है बेसोफिल, डी होता है इओसिनोफिल। तो इसमें से सही उत्तर जो होगा वो होगा प्लेटलेट होगा। प्लेटलेट जो होती है वो एक्चुअली स्प्लीन जो होती है, जो कि लिम्फोइड टिश्यू की नोड होती है, लार्जेस्ट लिम्फ नोड होती है बॉडी की, उसके अंदर जमा होता है। लगभग 1/3 प्लेटलेट जो होते हैं, ठीक है, 30% तक प्लेटलेट जो होते हैं वो स्प्लीन के अंदर स्टोर होते हैं। एक तरह से स्प्लीन जो होता है वो क्या करता है, प्लेटलेट के लिए रिजर्वोयर जो होता है उसका काम करता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज टिपिकली फाउंड इन विच ऑर्गन, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है वो मुख्य रूप से किस अंग के अंदर पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बी होता है स्टोमक के अंदर, सी होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, डी होता है ट्रेकिया के अंदर। तो सिंपल है यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तो आप सबको पता है कौन सा होता है, यहाँ पर मेनली कॉलमनार एपिथेलियम होता है, ठीक है, सिलिएटेड कोलिमिनर एपिथेलियम होता है जिसके ऊपर क्या होता है, स्मॉल विलाई होती है, ठीक है। क्योंकि स्टोमक जो होता है उसके अंदर भी कोलिमिनर होता है, ट्रेकिया के अंदर सिलिएटेड होता है, ठीक। यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके अंदर कौन सा होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, जिसमें क्या होता है, पियर जो होते हैं नाशपाती के आकार की सेल जो होती है, और इनके अंदर क्या होता है, स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग की कैपेसिटी होती है। मतलब ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऐसे ऑर्गन में पाया जाता है जिसकी साइज के अंदर क्या होता है, बदलाव होता है, अल्टरेशन होता है। साइज के अंदर अल्टरेशन होता है, मतलब साइज जो होती है वो इंक्रीज होती बढ़ती है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर जब एम्प्टी होता है उस समय छोटा होता है, मतलब साइज छोटी होती है, तो यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से फिल्ड हो जाता है, बढ़ जाता है, तब उस समय क्या होता है, उसकी साइज जो होती है वो बढ़ जाती है। तो उस समय जो एपिथेलियम टिश्यू जो होता है ट्रांजिशनल, मतलब अंदर की लाइनिंग, उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेचिंग होती है, मतलब खिंचाव हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वो होगा यूरिनरी ब्लैडर। ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ ए स्केलेटल मसल्स फाइबर, स्केलेटल मसल्स फाइबर जो है उसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, मतलब वो कौन सी यूनिट है जो काम करती है। ऑप्शन ए है मायोफिब्रिल, बी होता है सार्कोलेमा, सी होता है सार्कोमियर, डी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका समझने के लिए आपको सिंपल समझना पड़ेगा मसल्स फाइब्रिक को। मसल्स फाइब्रिक का मतलब क्या होता है, मसल सेल, सिंपल शब्दों में कहूँ तो मसल सेल। मसल सेल जो होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, मतलब बेलनाकार और लंबी होती है। इस मसल सेल के अंदर अगर देखते हैं हम तो उसकी जो वाल जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो तो होती है सार्कोलेमा, सार्कोलेमा होती है जो कि उसकी कवरिंग होती है, और अंदर जो फ्लूइड होता है वो होता है सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म अंदर का फ्लूइड होता है। और इसके अंदर फिर क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं, लंबे लंबे तंतु होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल क्या होते हैं, जमे हुए होते हैं, अरेंज होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं। इसको कहा जाता है मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल। अब ये जो मायोफिब्रिल होती है, हर मायोफिब्रिल जो होती है उसको यदि हम देखते हैं तो वो इस तरह से होती है, बड़ी सी, ठीक है। और उसमें फिर क्या होता है, इस तरह से जेड डिस्क होते हैं, मतलब सेक्शन बने हुए होते हैं, उसके क्या होते हैं, बहुत सारे सेक्शन बने होते हैं मायोफिब्रिल के भी। ये जो सेक्शन होते हैं उसको कहते हैं हम सार्कोमियर्स, उन सेक्शनों को सार्कोमियर्स कहा जाता है। अब ये जो सार्कोमियर्स है उसका जब स्ट्रक्चर देखा जाता है तो उसमें दो तरह के फिलामेंट होते हैं। एक तो होते हैं वो होते हैं थिन फिलामेंट होते हैं इस तरह के, ठीक, बहुत सारे, और एक जो होते हैं वो होते हैं थिक फिलामेंट होते हैं, मोटे फिलामेंट होते हैं। ये जो थिन फिलामेंट होते हैं, पतले वाले फिलामेंट, उसको कहते हैं एक्टिन, और जो थिक फिलामेंट होते हैं उसको कहते हैं मायोसिन। एक्चुअली होता क्या है, ये जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, ग्लाइड करते हैं। ग्लाइड का मतलब एक दूसरे पर सरकते हैं, और उसके कारण से जो सार्कोमियर जो है उसकी साइज क्या होती है, कम हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाता है। और इस सार्कोमियर सिकुड़ा, इसका मतलब पूरी मायोफिब्रिल सिकुड़ी और पूरी मसल जो होती है वो सिकुड़ती है। तो मेन जो फंक्शन जो होती है, ये बैंड जो होता है सार्कोमियर वही होता है जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो होगा वो जाएगा सार्कोमियर्स जो होता है वो। तो याद रखना मसल्स जो है उसकी फंक्शन यूनिट कौन सी होती है, सार्कोमियर्स जो होता है वो होती है, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ग्लियल सेल टाइप हेल्प मेंटेन द ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब निम्न में से कौन सी ग्लियल सेल जो होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, BBB जिसको शॉर्ट में कहते हैं, उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। ए माइक्रोग्लिया, बी एपेंडाइमर,
सी एस्ट्रोसाइट, डी श्वान सेल। तो इस प्रश्न का उत्तर सीधा अगर मैं बता दूं तो वो होती है एस्ट्रोसाइट सेल जो होती है वो होती है। एस्ट्रोसाइट सेल जो होती है वो एस्ट्रो मतलब फूड स्टार की तरह होती है, फूड प्लेट होते हैं, और ये फूड प्लेट जो होती है वो क्या करती है, जो कैपिलरी जो होती है, ये मैंने कैपिलरी बना दी, उस कैपिलरी के ऊपर क्या बनाती है, फ्रूट प्लेट बना देते हैं। इस तरह से उन पैरों की एक प्लेट बना देती है, और बनाने के बाद क्या करती है, एक तरह से बैरियर जो है उसका निर्माण करती है, ठीक है, जिसके द्वारा सब्सटेंस जो होता है वो क्या करता है, ब्रेन टिश्यू के अंदर क्रॉस नहीं हो पाता, मतलब छलनी का काम करती है एक तरह से, ठीक है, रुकावट का काम करती है। उसी को हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है। तो एस्ट्रोसाइट जो होती है वो मेनली ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम करती है। माइक्रोग्लिया जो होती है वो इम्यून सेल होती है, याद रखना ये इम्यून सेल होती है नर्वस सिस्टम के अंदर, क्योंकि एपेंडाइमल सेल जो होती है वो सीएसएफ जो होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसका क्या करती है, सिक्रेशन करने में हेल्प करती है। क्योंकि श्वान सेल जो होती है वो क्या करती है, माइलिन शीट बनाने का काम करती है। माइलिन शीट जो होती है वो निर्माण करने का काम करती है मेनली किसके अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। पेरिफेरल नर्व्स जो होती है उसके माइलिन शीट का बनाने का काम करती है श्वान सेल। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी हो जाएगा। बढ़ते हैं फटाफट पांचवें क्वेश्चन की तरफ। विच हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टोमक, मतलब स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड जो होता है एससी है उसके सिक्रेशन को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है, ए सिक्रेटिन, बी गैस्ट्रिन, सी कोलेसिस्टोकाइनिन, डी इंसुलिन। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो होता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो होता है वो मेनली प्रोड्यूस होता है जी सेल जो होती है उसके द्वारा, जो कि होते हैं एंट्रम के अंदर। एंट्रम जो होता है स्टोमक, आपने देखा ये वाला स्टोमक है हमारा, ठीक है, उसमें ये फंडस हो जाएगा, ये बॉडी हो गई, ये पाइलोस हो गया और ये एंट्रम हो गया, ये एंट्रम। तो ये जो एंट्रम होता है यहाँ पर क्या होती है, ये जी सेल होती है, और ये जी सेल जो होती है, ठीक है, वो मेनली क्या करती है, गैस्ट्रिन जो है, ठीक है, उसका प्रोड्यूस करती है। ये गैस्ट्रिन जो होता है वो फिर क्या करता है, पैराइटल सेल जो होते हैं उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, और पैराइटल सेल एचसीएल का क्या करता है, स्त्रावन करता है। बाकी ये जो है कोलेसिस्टोकाइन और सिक्रेटिन ये दोनों क्या करते हैं, इसको इनहिबिट करने का काम करते हैं। जी सेल को क्या करते हैं, इनहिबिट करती है, और उसको इनहिबिट करके एचसीएल के प्रोडक्शन को क्या करते हैं, ये रिड्यूस करती है। गैस्ट्रिक जूस जो है उसके निर्माण को कम करती है, या उसके सिक्रेशन को कम करने का काम करती है ये दोनों जो है वो। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, ए इनिशिएट इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन को शुरुआत करना, बी इनहिबिट एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन को इनहिबिट करना, सी लिमिट इंस्पायरेशन एंड रेगुलेट रेस्पिरेटरी रेट, इंस्पायरेशन को लिमिट करके रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करना, डी कंट्रोल ऑक्सीजन सेचुरेशन इन द ब्लड। तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है मेनली वो होता है पोन्स के अंदर, ठीक है, और ये मेनली क्या करता है, इंस्पायरेशन जो उसको तो क्या करता है, लिमिट करता है। मतलब मेनली दो होता है रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग के अंदर, ब्रीथिंग के अगर मैकेनिज्म अगर हम समझे तो दो होती है, एक होता है इनहेलेशन और उसके बाद होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब मैं कहूँ तो इंस्पायरेशन, और एक होता है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन होता है, ठीक। अब 1 से 2 सेकंड का या 1 सेकंड का क्या होता है, इंस्पायरेशन होता है 1 से 2 सेकंड का, और 2 से 3 सेकंड क्या होता है, एक्सपायरेशन। इनहेलेशन के बाद वापस क्या होता है, एक्सपायरेशन। इनहेलेशन में एयर अंदर आती है, यदि इनहेलेशन जो है वो स्टॉप करते हैं, इनहेलेशन में क्या होता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो जाता है मसल्स अपने आप क्या होती है, रिलैक्स होती है। मतलब इस इनहेलेशन को क्या करना है, यहाँ पर रोकना जरूरी है, तभी तो एक्सपायरेशन की प्रोसेस होगी। नहीं तो इनहेलेशन प्रोलॉन्ग होगा तो एक्सपायरेशन आएगा नहीं। तो इनहेलेशन के बाद क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है इंस्पायरेशन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर इनहेलेशन जो है उसको प्रोड्यूस करने वाली होती है आई न्यूरॉन होती है मेडुला के अंदर, जो क्या करती है, इसको स्टिमुलेट करती है, ठीक है। ये आई न्यूरॉन जो होती है उसको इनहिबिट करने का काम जो करता है वो पोन्स के अंदर न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है वो करता है। जबकि पोन्स में एक होता है एप्न्यूस्टिक सेंटर होता है, एप्न्यूस्टिक सेंटर जो होता है वो क्या करता है, इस आई न्यूरॉन को स्टिमुलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो एक तरह से देखें तो ये क्या करता है, इंस्पायरेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। जैसे इंस्पायरेशन इनहिबिट हुआ, एक्सपायरेशन होगा, एक्सपायरेशन होते ही क्या हुआ, एयर बाहर निकल जाएगी और वापस आई न्यूरॉन क्या करेगी, इंस्पायरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का रेट जो होती है उसको क्या करता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है।
तो ये क्या करेगा, मेनली इंस्पायरेशन को लिमिट करके रेस्पिरेटरी रेट जो होती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। प्रश्न नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर टू पेरीलिम्फ एंडोलिम्फ हैज ए हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। ठीक है, मतलब यहाँ पर पेरीलिम्फ जो होता है उसकी एंडोलिम्फ के साथ यदि तुलना की जाती है, पेरीलिम्फ के अंदर कौन सा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, ए सोडियम का, बी कैल्शियम का, सी पोटेशियम का, डी क्लोराइड का। तो याद रखना है पेरीलिम्फ जो होता है उसके अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ की यदि बात करता हूँ मैं, ठीक है, तो ये मेनली कोक्लिया जो होता है, कोक्लिया के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है और बोनी लेबिरिंथ होता है कोक्लिया के अंदर। ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड है, ठीक है, कोक्लिया के अंदर, वो तो कहलाता है एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ, और ये एंडोलिम्फ जो होता है वो सिमिलर टू किसकी तरह होता है, प्लाज्मा की तरह, प्लाज्मा की तरह होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा जो है उसकी तरह होता है। जबकि उसके बाहर की तरफ होता है वो होता है पेरीलिम्फ। ये पेरीलिम्फ जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो किसकी तरह होता है, साइटोप्लाज्म की तरह, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, हमेशा सेल के अंदर जो होता है वो क्या होता है, पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पेरीलिम्फ जो होता है उसके अंदर पोटेशियम जो है उसका लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, स्फिंक्टर ऑफ ओडी लोकेटेड इन। स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहाँ होता है, ए इसोफेगस में, बी स्टोमक में, सी डुडेनम में, डी जेजुनम के अंदर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो होगा वो होगा सी, डुडेनम के अंदर। स्फिंक्टर ऑफ ओडी होता कहाँ पर है, तो नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि ये जो हमारा डुडेनम में सीधा बना रहा हूँ, ये डुडेनम आ गई, डुडेनम आ गई। यहाँ डुडेनम पे यहाँ पर क्या होती है, एक तो पेंक्रियाज आती है, ये पेंक्रियाज आती और ये पेंक्रियाटिक डक्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद अगली जो चीज़ आ रही है यहाँ से वो आ रही है कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, और ये आती है पेंक्रियाटिक डक्ट हो गई है। ठीक है, ये दोनों जहाँ आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, वो बनता है हिपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला। पेंक्रियाटिक एम्पुला बनता है, मतलब खुला हुआ पार्ट बनता है, उसको कहते हैं हिपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला कहा जाता है। ठीक है, अब ये हिपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला जो होता है, ये डुडेनम जो होती है, जो कर्व होता है, वहाँ पर क्या होता है, एक ओपनिंग होती है जिसके डुडेनल पेपिला कहते हैं। उस पेपिला में क्या होता है, ये ओपन होता है, खुलता है। अब ये जो डुडेनल पेपिला में जहाँ ओपन हो रहा है, डुडेनम की ओपनिंग होती है, उसके चारों तरफ क्या होता है, सर्कुलर मसल्स का क्या होता है, एक बैंड होता है। ये क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। कब ओपन होता है, तो यहाँ से बाइल और पेंक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो किसमें चले जाएंगे, डुडेनम के अंदर आ जाएंगे। बंद होगा तो यहाँ से जूस अंदर आते नहीं, जैसे फूड अंदर आता है, खाना अंदर है डुडेनम के अंदर, यहाँ पर ये स्फिंक्टर जो होता है वो खुल जाएगा। बाइल और पेंक्रियाटिक जूस जो होता है वो फिर किस में आ जाएंगे, डुडेनम के अंदर आ जाएंगे और डाइजेशन का प्रोसेस होगा। ये जो स्फिंक्टर जो होता है उसको ही कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, या दूसरा नाम है इसका हिपेटो पेंक्रियाटिक स्फिंक्टर। ठीक है, मतलब ये कहाँ पर आ रहा है, ये डुडेनम के अंदर। कहाँ होता है, ये डुडेनम के अंदर स्थित होता है। तो आगे समझ में, डुडेनम में होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई रेगुलेट द स्लीप अवेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल जो होती है, स्लीप वेक साइकिल मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक हो जाएगा, नींद आना और जागना। तो उसको कौन सा हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए आपका सुप्रा ऑप्टिक, बी आर्कुएट, सी सुप्राचिस्मेटिक, डी पैरावेंट्रिकुलर। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होता है हमारा सुप्राचिस्मेटिक न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। यही क्या करता है, स्लीप वेक साइकिल, जिसको सर्काडियन रिदम कहते हैं, मतलब जगना और उठना। ठीक है, नींद आना और उसके बाद उठना, रात को नींद आती है, सुबह जग जाते हैं, इसको रेगुलेट करने का काम करता है बायोलॉजिकल क्लॉक, वो इसके द्वारा होता है, सुप्राचिस्मेटिक न्यूक्लियस के द्वारा होता है। जबकि इसका याद आता है सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो होते हैं वो एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन जो होते हैं हार्मोन, उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द हाइपोथैलेमस इन रेगुलेटिंग प्लेजर एंड रिवार्ड। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो हाइपोथैलेमस के अंदर प्लेजर और रिवार्ड जो होता है उससे संबंधित होता है। प्लेजर और रिवार्ड जो होता है मतलब खुश होना जो है वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा होता है। ऑप्शन ए है सीरोटोनिन, बी होता है डोपामिन, सी होता है एसिटाइलकोलिन और डी होता है ग्लूटामेट।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डोपामिन। डोपामिन जो होता है वो रिवार्ड सिस्टम जो होता है, रिवार्ड सिस्टम, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखना। क्योंकि सीरोटोनिन जो होता है वो मूड जो होता है उसको रेगुलेट करता है। एसिटाइल कोलिन जो होता है वो मसल्स जो होते हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो ग्लूटामेट जो होता है वो क्या होता है, एक्साइटेटरी, एक्साइटेटरी जो मेमोरी जो होती है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेमोरी के लिए, मूड एंड अटेंशन के लिए सीरोटोनिन, ठीक है। मेमोरी के लिए ग्लूटामेट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है। आपके लाइक के आधार पर मैं आगे वीडियो जो है उस पर बनाऊंगा, बाद में हम डिटेल में और बात करेंगे। थोड़ा टेम्पररी एक शो चल रहा है अभी अपना। विच विटामिन इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन जो है वो आवश्यक होता है। ए टोकोफेरोल, बी फाइटोनाडियम, सी राइबोफ्लेविन, डी कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल विटामिन जो होता है वो होता है फाइटोनाडियन होता है, इसी को हम कहते हैं विटामिन के, विटामिन के। और ये विटामिन जो होते हैं वो प्रोटीन फैक्टर होते हैं 2, 7, 9, 10, ठीक है। उसके सिंथेसिस के अंदर, ठीक है, प्रोटीन फैक्टर होते हैं मेनली 2, 7, 9, 10। उसके सिंथेसिस के अंदर, सिंथेसिस कहाँ होता है, मेनली लीवर के अंदर। उसमें क्या करता है ये कोफैक्टर, कोफैक्टर मतलब एंजाइम या एक तरह से को एंजाइम का काम करता है, कोफैक्टर का काम करता है विटामिन के जो होता है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा हार्मोन जो होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मिल्क इजेक्शन के अंदर हेल्प करता है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी होता है ऑक्सीटोसिन, डी होता है प्रोलैक्टिन। इस प्रश्न का आंसर जो है वो ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मेनली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट मायोएपिथेलियम जो होते हैं, किसकी मायोएपिथेलियम, मेमोरी डक्ट जो होती है, मेमोरी डक्ट, ठीक है, उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब यहाँ पर ब्रेस्ट जो होती है उसके अंदर जो मेमोरी डक्ट जो उसके चारों तरफ क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू, मायोएपिथेलियल मसल्स टिश्यू होती है, स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण से यहाँ से मिल्क जो होता है वो क्या होता है, इजेक्ट होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है, ठीक है। और उसके द्वारा क्या करता है, ये मिल्क जो है उसका इजेक्शन करता है, इजेक्ट करता है, मिल्क को बाहर भेजने का काम करता है। क्योंकि प्रोलैक्टिन जो होता है वो मेनली क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन। यदि मिल्क प्रोडक्शन का पूछा जाता है तो उसका उत्तर आएगा आपके प्रोलैक्टिन होगा। मिल्क इजेक्शन का आता है तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला, विच बोन इज आल्सो कॉल्ड द कॉलर बोन, कॉलर बोन किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए स्केपुला, ऑप्शन बी क्लेविकल, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी स्टर्नम। तो इस प्रश्न का उत्तर सिंपल है। आप आदमी को देखोगे, ठीक है, एक आदमी को यदि आप देखते हो तो सिंपल उसके हाथ लगाओ, यहाँ पर शर्ट का कॉलर आता है, यहाँ पर ये शर्ट का कॉलर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर शर्ट का जो कॉलर आ रहा है वहाँ पर हाथ लगा कर देखोगे तो आपको यहाँ पर एक हड्डी मिलती है, बोन मिलती है। उस बोन को ही कॉलर बोन कहा जाता है। और ये जो बोन जो है मैंने बना दिया डायग्राम तो समझ गए होंगे, वो है क्लेविकल। क्लेविकल को ही कॉलर बोन कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगला, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट बोन टू बोन, मतलब निम्न में से कौन सी संरचना जो होती है वो बोन से बोन को जोड़ने का काम करती है। ऑप्शन ए टेंडन, बी लिगामेंट, सी कार्टिलेज, डी फेशिया, ठीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो होगा वो होगा लिगामेंट होगा। लिगामेंट जो होते हैं वो बोन से बोन को जोड़ते हैं, जैसे कि नॉर्मली मैंने बोन बना दिया, ठीक है, और ये मैंने जॉइंट बना दिया। अब ये बोन से बोन को जोड़ने का काम जो करता है वो कौन करता है, लिगामेंट करने का काम करता है। जबकि मसल्स जो होती है, जैसे कि मसल्स बना दी मैंने, ठीक है, इस मसल्स को बोन से जोड़ने का काम जो करता है, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम वो कौन करता है, टेंडन करता है। टेंडन मसल्स जो है उसको बोन से जोड़ने का काम करता है। जबकि मसल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है फाइब्रस टिश्यू की, उसी को हम कहते हैं फेशिया, उसको कहा जाता है फेशिया, जो मसल्स के ऊपर कवरिंग होती है वो। कार्टिलेज जो होता है वो ये जो जॉइंट जो बन रहा है वहाँ पर जो होता है, दोनों बोन के एंड जो होते हैं उसके ऊपर जो कवरिंग होती है जिसके कवर करता है जॉइंट को, ठीक है, वो हाइलिन कार्टिलेज होता है, उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं।
आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। तो बोन से बोन को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? लिगामेंट जो होते हैं वो करते हैं। आज का लास्ट प्रश्न उसके साथ समाप्त करते हैं। द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज, दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो उसको आपस में कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर कहलाता है। ए इंटरनल कैप्सूल, बी कॉर्पस कैलोजम, सी थैलेमस, डी पोन्स। तो नॉर्मली हमारा ब्रेन जो होता है इस प्रकार का होता है। ये मैंने ब्रेन बना दिया, डायग्राम फटाफट बना रहा हूँ इसलिए सही नहीं बनेगा, ठीक है। आपके लाइक के ऊपर मैं आगे तो बनाऊंगा, उसमें से अच्छे डायग्राम बनाऊंगा, देखते हैं व्यूज कितने आते हैं, लाइक कितने आते हैं। ये जो होता है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसका आउटर जो होता है वो तो क्या होता है? ग्रे मैटर है, और अंदर होता है व्हाइट मैटर, ठीक है। तो अंदर से दोनों हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करने वाला जो होता है वो होता है कॉर्पस कैलोजम होता है, कॉर्पस कैलोजम होता है, जो कि ये क्या है? लार्जेस्ट वास्ट व्हाइट मैटर का मास होता है, व्हाइट मैटर का लार्जेस्ट मास होता है, जो दोनों हेमिस्फीयर को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है, जोड़ता है। और ये व्हाइट मैटर जो बना होता है वो किसका बना होता है? नर्व फाइब्री जो है उसका, नर्व फाइब्री मतलब एक्सोन जो होते हैं उसका बना होता है। तो ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न, और ये थे कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है। इस तरह के डेली एमसीक्यू यदि आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं डेली इस तरह के एमसीक्यू जो है वो डालता हूँ जो आपके नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम के अंदर हेल्प करेंगे। डिटेल में यदि आप चैप्टर जो है इसको पढ़ना चाहते हैं, नर्सिंग वेदा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर मैं डिटेल में चैप्टर पढ़ता हूँ। इस चैनल के ऊपर हम केवल और केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, जो कि नर्सिंग एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें पूछे जाते हैं, खास करके नॉर्थ साइड बेस्ड जो होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके हिसाब से कौन से क्वेश्चन आते हैं वो हम लेके आएंगे, ठीक है। लाइव सेशन जैसे सब्सक्राइबर अच्छे खासे हो जाएंगे, मैं लाइव जो है वो भी आके क्लास लेना शुरू कर दूंगा, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद वीडियो को ध्यान से देखने के लिए।